नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो पढ़ रहे हैं, शुरुआत में जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं तंत्र से संबंधित बीमारियों की। हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और मूत्र तंत्र जो है इनके बारे में जो चर्चाएं हैं वो कर चुके हैं। और आज जो हम तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, एक और तंत्र होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको कहते हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र की जो बीमारियां हैं वो खासकर गाय और भैंसों में होती है। तो जो गाय और भैंसें हैं इनमें प्रजनन तंत्र में कौन सी समस्या हो सकती है, हम वो देखने वाले हैं। इसके पहले वापस से हम चले जाएं कि जो प्रजनन तंत्र है आखिर उसमें कौन कौन सी जो चीजें हैं वो होती है। तो सबसे बाहर जहां से पशु जो है वो बाथरूम करता है उसको बोलते हैं योनि। योनि के अंदर जब हम जाते हैं तो बीच में आता है एक सर्विक्स, जहां पर हम जब एआई करते हैं, बीज डालते हैं, तो वो जो बच्चेदानी का मुंह होता है जो ऐसा गेंद जैसा होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। और उसके अंदर जो भाग होता है उसको बोलते हैं यूटेरस। तो सबसे पहले बॉडी ऑफ यूटेरस आती है और उसके बाद उसके दो हॉर्न आते हैं। तो क्या होता है, ये मान लीजिए पशु है, तो यहां पर उसकी वेजाइना है और ये यहां पर उसका सर्विक्स है और फिर ये बॉडी ऑफ यूट्रस है और फिर इस तरह से दो हॉर्न उसमें होते हैं और यहां पर जो ओवरी है वो लगी रहती है। तो प्रजनन तंत्र से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सामान्यतः जो बीमारियां होती है वो गर्भावस्था में होती है और उसके बाद जो दूसरी बीमारियां होती है वो जब सामान्य पशु रहता है तब होती है। तो कौन कौन सी बीमारियां जो है वो प्रजनन तंत्र में हो सकती है उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रजनन तंत्र में सबसे पहली बीमारी कौन सी है भाई, तो सबसे पहली बीमारी जो होती है उसको हम कहते हैं एनस्ट्रस। मतलब कि जो पशु है वो हमारा गर्मी पे नहीं आ रहा है। गर्मी पर नहीं आ रहा है। दूसरा कारण क्या है, एक चीज तो हो गई है कि हमारा जो पशु है वो गर्मी पे ही नहीं आ रहा है। दूसरी एक जो समस्या होती है वो क्या हो सकती है, दूसरी समस्या हो सकती है रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग मतलब हमने बार बार उसमें बीज डलवाया लेकिन जो पशु है वो उसके बावजूद भी पलट रहा है, वो गाभिन नहीं ठहर रहा है। तीसरी जो समस्या है वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है तीसरी समस्या कि जो हमारा पशु है वो गाभिन तो हुआ लेकिन शुरुआत के 3 महीने या उसके बाद के 3 महीने या आखिरी के 3 महीने, मतलब जो प्रेगनेंसी होती है वो लगभग 9 महीने से 10 महीने की, 9 महीने की गाय में होती है और 10 महीने की भैंस में होती है। 9 महीने 9 दिन, 10 महीने 10 दिन। तो हमने क्या किया, उसको 3-3 महीनों के जो भाग है उसमें बांट दिया। तो उसमें कहीं पर भी गर्भपात, एबोर्शन हो सकता है। एबोर्शन मतलब गर्भपात। जो पशु है वो हमारा गाभिन हुआ है और उसमें जो गर्भावस्था है उसकी किसी भी अवस्था के दौरान जो गर्भपात है वो हो सकता है। अब एनस्ट्रस क्यों होती है, रिपीट ब्रीडिंग में क्या क्या समस्या रहती है और गर्भपात कब होता है और जिस समय वो होता है तो उसका मूल कारण क्या होता है, इनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज है कि हम एक एग्जाइ कर लें, एक जगह सारी बीमारियों को हम सबसे पहले खाका तैयार कर रहे हैं। तो हम देख लें कि प्रजनन तंत्र में 3 जो समस्याएं हैं, एनस्ट्रस हो सकता है, रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है, एबोर्शन मतलब जो गर्भपात है वो हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकती है कि जो गर्भावस्था है भैया पशु की वो पूरी हो गई, मतलब जो गर्भावस्था है वो लगभग पूरी हो गई है और जो हमारा पशु है वो जनने को तैयार हो चुका है। तो उस समय क्या हो सकता है,
उस समय ये हो सकता है भाई डिस्टोकिया, सबसे खतरनाक बीमारी और पशु का जान लेने की समस्या। डिस्टोकिया मतलब जो बच्चा है वो जन ही नहीं पा रहा है। उसका कारण क्या हो सकता है? जो बच्चा है उसके पैर फंसना, बच्चे का अंदर मर जाना, या कोई भी ऐसा कारण जिसके कारण जो बच्चा है वो बाहर नहीं आ पा रहा है गर्भावस्था पूरी होने के बावजूद भी, तो वो जो समस्या होती है उसको बोलते हैं हम डिस्टोकिया। एक और चीज क्या हो सकती है? जो प्रेगनेंसी का आखिरी समय होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, जो बच्चेदानी है वो घूम जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोर्जन ऑफ यूटेरस। मतलब जो बच्चेदानी का घूमना, और इसमें क्या है? बच्चा बाहर ना आ पाना। अब ये क्या क्या कारण होते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। अभी हम बस ये समझे कि जो बीमारी है वो होती क्या है, और फिर जब हम एक एक बीमारी को पकड़ के चर्चा करेंगे तब हम हर चीज पे जाएंगे कि आखिर ये कारण क्यों होता है और फिर इसका जो हल है वो किस तरह से निकाला जाए। तो हमने देख लिया कि जो बच्चेदानी है वो घूम गई है, और जब बच्चेदानी घूम जाती है तो जो बच्चा है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो फिर उस घूमी हुई बच्चेदानी को किस तरह से ठीक किया जाए ये भी हम आने वाले समय में देखने वाले हैं। इसके बाद क्या बीमारी हो सकती है? इसके बाद ये हुआ कि बच्चेदानी, जो बच्चा है उसको डिस्टोकिया भी नहीं है, उसकी बच्चेदानी घूमी भी नहीं है, लेकिन जो सर्विक्स है वो खुला नहीं है, मतलब क्लोज सर्विक्स। जो बच्चेदानी का मुंह है उसका ना खुलना, ये भी एक समस्या होती है कि जब हम पशु में आखिरी समय में देखते हैं तो जो पशु है उसका जो बच्चेदानी है वो घूमी हुई भी नहीं होती है, उसमें कोई डिस्टोकिया भी नहीं दिखता है, और लेकिन जो बच्चेदानी का मुंह है वो समय पे नहीं खुल पाता है। तो उसको बोलते हैं कि जो सर्विक्स है उसका नहीं खुलना। तो उसमें फिर हमें क्या करना पड़ता है? ऐसी दवाएं देनी पड़ती है जो उसके सर्विक्स का मुंह खोल दे, जैसे कि क्लोप्रोस्टिनोल। अब हम उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल, और धीरे धीरे फिर हम जब चर्चा करेंगे तब वो हो गई। तो अब ये बीमारी हो गई। अब उसके बाद और क्या बीमारी हो सकती है? उसके बाद ये बीमारी हो सकती है कि जो सर्विक्स है उसका मुंह भी खुल गया है, और जो बच्चेदानी है उसमें घुमाव भी नहीं है, उसमें डिस्टोकिया भी नहीं है, लेकिन एक चीज और हो सकती है, एटोनी ऑफ यूट्रस। मतलब जो यूट्रस है एक्चुअल में जब समय पूरा हो जाता है तो जो बच्चेदानी है उसमें ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। जब बच्चेदानी में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं तो जो बच्चा है उसको बाहर धकेल दिया जाता है पशु के शरीर के द्वारा, उसकी बच्चेदानी के द्वारा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये चालू ही नहीं हो पाए हैं उस पशु में। तो जब उसकी बच्चेदानी ऐसे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं करेगी तो क्या होगा? जो बच्चा है वो अंदर ही रहेगा, वो बच्चा समय पे जन्म नहीं पाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसमें हम बच्चे को सीख करते हैं और पकड़ के बाहर हाथ में से खींचते हैं। कुछ दवाइयाँ होती है जैसे ऑक्सीटोसिन करके आती हैं, कभी कभी कैल्शियम की कमी के कारण भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, तो उन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एटोनी ऑफ यूट्रस मतलब जो यूट्रस है आखिरी समय पूरा होने के बावजूद भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, तो वो जो समस्या है उसको बोलते हैं एटोनी ऑफ यूट्रस। ये एक समस्या पशु में हो सकती है। अब क्या हुआ भाई कि जो बच्चा है वो एटोनी भी नहीं है और जो बच्चा है वो जन चुका है। तो जन चुका है तो क्या समस्या आएगी? ROP, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। मतलब जो उसको बोलते हैं जेर ना गिरना, जड़ का ना गिरना, जेर नहीं गिर रही है, वो भी एक समस्या होती है कि अब हमारा पशु जो है वो जन्म लिया है लेकिन जो उसकी जेर है वो बाहर नहीं आ पा रही है, तो ये भी एक समस्या है। तो इसमें जो जेर गिराने वाली ही दवा है उनका भी प्रयोग करते हैं। और क्या क्या अपन कर सकते हैं, कब तक जड़ निकालनी चाहिए, कब तक नहीं निकालनी चाहिए, और उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
उसके बाद क्या हो गया भाई, हमने जो जेर है उसको निकाल भी दी, हाथ डाला निकाली, लेकिन अब क्या हो सकता है, यूटेराइन इन्फेक्शन। मतलब अगर मान लो जर, खास करके ये कब होता है, जब जो जेर है उसको 24 घंटे के पहले अगर हमने जबरदस्ती खींच के निकाला तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब यूटेराइन इन्फेक्शन, बच्चेदानी का इन्फेक्शन, बच्चेदानी का इन्फेक्शन। और बच्चेदानी का इन्फेक्शन जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है रिपीट ब्रीडिंग में भी। तो जो पशु बार बार पलटते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो उसमें ये पूछना होता है हमें कि क्या ये जो पशु है इसकी जड़ खिंचवाई थी क्या। अगर पशु की जड़ खिंचवाई थी ऐसा उसके हिस्ट्री में बताया गया पशु मालिक द्वारा, तो फिर हमें उसकी जो दवा है वो डालनी ही चाहिए। तो जो रिपीट ब्रीडिंग है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि उसकी जो बच्चेदानी है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन है। बहुत जल्दबाजी में जड़ को खींचना, उसमें जड़ को पूरी तरह से ना निकालना, ये एक कारण हो सकता है हमारे द्वारा दिया गया उसके इन्फेक्शन का। तो जब बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें क्या किया जाए, कौन सी दवा उसमें डाली जाए, ये सब भी हम आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें चर्चा करेंगे। बच्चेदानी में इन्फेक्शन जो होता है तो उसमें एक चीज़ तो क्या होती है, पशु का आर्थिक हानि भी बहुत होती है। कैसे होती है, जब तक जो बच्चेदानी है उसमें अगर इन्फेक्शन है तो वो पशु दूध पर ही नहीं आएगा। अगर आपने कभी ये देखा होगा कि कोई पशु है साहब, ये तो 8-10 लीटर का है लेकिन ये 2 लीटर 3 लीटर से ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो फिर तत्काल हमें पूछना है कि क्या जो पीछे से वो डालता है मलबा जानवर, उसमें क्या लालपन है, क्या उसमें पीलापन है, क्या उसमें सफ़ेदपन है। तो थोड़ा सा लाल कत्थाई जो है वो सामान्य होता है, लेकिन अगर उसमें पीलापन और सफ़ेदपन है तो हम समझ जाएं कि जो बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन होगा। और जब तक बच्चेदानी का इन्फेक्शन ठीक नहीं करेंगे तब तक जो पशु है वो पूरी तरह से दूध पे नहीं आने वाला है। एक और समस्या होती है बच्चेदानी के इन्फेक्शन में, इसको इतना ज़्यादा बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन पशुओं में मेट्राइटिस, ये जो यूट्राइन इन्फेक्शन होता है इसको बोलते हैं मेट्राइटिस, और मेट्राइटिस जो होती है ये बहन है मेस्टाइटिस की। मतलब मेट्राइटिस होता है बच्चेदानी का इन्फेक्शन और मस्टाइटिस होता है थनों का इन्फेक्शन। तो जिन पशुओं में मेट्राइटिस पाया जाता है, जिन पशुओं में जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन अगर पाया जाता है तो उसमें जो मेस्टाइटिस, थनैला होने की जो संभावना है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये भी एक काफ़ी खतरनाक जो बीमारी है वो हमारे सामने आ गई है। तो ये लगभग 9 से 10 प्रकार की जो चीज़ें हैं ये प्रजनन तंत्र में आती है और उनमें ये समस्या पैदा कर सकती है। तो हमने देखा कि भाई क्या हो सकता है, एनेस्ट्रस हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है कि इरेगुलर हीट हो सकती है, फिर रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है तो फिर क्या हो सकता है कि हमारा जो पशु है वो प्रेग्नेंट हो गया है तो उसमें किसी भी अवस्था में जो गर्भपात है, जो एबॉर्शन है वो हो सकता है। अगर वो नहीं हुआ है तो फिर हमारा डिस्टोकिया हो सकता है पशु को। फिर अगर डिस्टोकिया भी नहीं है तो टॉर्जन ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी का घुमाव हो सकता है। बच्चेदानी का घुमाव भी नहीं है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकते हैं तो एटोनी हो सकती है। अगर वो सब भी निकल गया तो उसकी जो जेर है वो नहीं गिर सकती है। अगर जेर भी गिरा दी उसने तो फिर हमारा यूट्राइन इन्फेक्शन, मेट्राइटिस, ये एक समस्या जो है ये हो सकती है। तो हमने प्रजनन तंत्र से जो समस्या है मादा प्रजनन तंत्र में वो हमने देख ली है। जो नर प्रजनन तंत्र होता है उसमें जो समस्याएं हैं वो इतनी आम नहीं होती है, और चूंकि आजकल हम एआई करने लग गए हैं तो जो मेल वाली जो चीज़ें हैं वो पशु भी कम हो गए हैं मेल पशु फील्ड में, तो अब उनमें जो समस्याएं हैं वो कम होती है। मेल पशु जो होते हैं उनमें जो लिबिडो की कमी होती है, कि जो आपने देखा होगा कि जो सांड और पाड़ा है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। वो जितनी पहले गाय भैंसों को गाभिन कर देता है, कभी कभी ऐसी चीज़ आती है कि वो अब जो उतनी ज़्यादा एक्टिवता से जो गाभिन करने वाला काम है वो नहीं कर पा रहा है। तो वो मेल प्रजनन तंत्र की चीज़ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अभी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें पशु की जान जाने की संभावना उतनी नहीं होती है।
एक चीज़ और है ब्रूसेल्ला, ये भी प्रजनन तंत्र की ही एक समस्या है और लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब हम बैक्टीरिया वायरस पे जाएंगे तो इन सब बीमारियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब क्या बात करें भाई, अब एक और तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब दिमाग से संबंधित, नसों से संबंधित, जो नर्व है उनसे संबंधित। इसमें क्या बीमारी होती है भाई, इसमें ऐसी बीमारी हो सकती है कि कोई पशु है, मान लो जैसे हम देखते हैं कि वो फिसल गया और उसके पैर टेढ़े हो गए, या किसी पशु को किसी ने रीढ़ की हड्डी में ऐसे लकड़ी से वार किया, शायद वो कहीं उसके खेत में घुस रहा हो या किसी और कारण से, और उसने एक लठ मारी और उसकी रीढ़ की हड्डी में लग गई और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो चटक गई, तो वहाँ पर नर्व डैमेज हो सकता है। और जब अगर रीढ़ की हड्डी का नर्व डैमेज होगा और कोई नर्व होगा तो जो पशु है वो पैरालाइटिक हो जाएगा, वो पशु खड़ा नहीं हो पाएगा और जो उसका ट्रीटमेंट है वो बेहद कठिन होता है और ऐसे जो पशु हैं वो अंतोगत्वा अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में ये चीज़ होती है, एक दिमाग पे सूजन होता है, एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं उसको। वो बहुत ज़्यादा ऐसा, जब ऐसा लगेगा बीमारियाँ जब हम पढ़ेंगे तब उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अब क्या हो गया, अब एक और तंत्र होता है मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, मतलब हड्डी और मांसपेशी, मस्कुलो मतलब मस्कुलर हमारी, इनकी जो तंत्र होता है पशुओं का वो। तो इसमें क्या क्या बीमारी आएगी भाई, इसमें आएगी बीमारी या तो किसी हड्डी का चटक जाना या फिर लेमनेस, पशु जो चलता है तो वो लंगड़ा के चलने लगता है ना। तो इसमें क्या आ सकता है, फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना, है ना, फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूटना। दूसरा क्या हो गया भैया, दूसरा हो गया लेमनेस। लेमनेस मतलब जो पशु है उसका लंगड़ाना। और क्या हो सकता है भाई, और ये हो सकता है कि जो मांस है उसका फटना, तो टीयरिंग ओ मसल, कोई ना कोई जो मसल है उसमें डैमेज हो गया है। तो ये मस्कुलोस्केलेटन मतलब जो शरीर है उसका जो आधारभूत ढांचा है उसमें कोई समस्या अगर आ जाए तो वो मस्कुलोस्केलेटन जो सिस्टम है उससे संबंधित समस्याएं होती है। खासकर जो पशु में दो चीज़ें देखने को मिलती है, या तो पशु में लेमनेस आ जाती है, लेमनेस मतलब पशु लंगड़ा कर चलने लगता है किसी भी पैर से, खास करके पीछे के पैरों से गाय जो है वो काफ़ी लंगड़ा के चलती है, उसका भी हम इलाज देखेंगे आगे जाके। और एक होता है फ्रैक्चर, किसी न किसी कारण से जो पशु है उसकी हड्डी टूट जाती है। तो हम ये भी देखेंगे कि भाई कौन सी जो हड्डी है उसका हल निकल सकता है, कौन सी का हल नहीं निकल सकता है, और क्या क्या अप्रोच हम रख सकते हैं। एक चीज़ हमने देखी थी अभी हाल कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र वाला सिस्टम, जब किसी पशु का कोई सींग टूट जाता है तो वहाँ पर जो इंसेफेलाइटिस होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो सींग है वो अंदर खोपड़े में धंसे रहते हैं और जब कोई सींग बहुत जोर से टूटता है तो एक्चुअल में मेनिंजाइटिस होती है। वो जो दिमाग है उसकी जो ऊपरी परत है उसको बोलते हैं मेनिंग्स। तो जब वो सींग टूटता है तो वहाँ पर जो एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस होने की जो संभावना है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो अब हमने जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है इसके बारे में भी देख लिया है कि इसमें कौन कौन सी जो बीमारियां है वो हमारी हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, एक हो सकती है हमारी त्वचा, स्किन। एक क्या हो सकता है, एक हो सकती है हमारी आंखें पशु की, और क्या हो सकता है पशु के कान। तो त्वचा में क्या हो सकता है, त्वचा में हो सकता है जो त्वचा होती है पशु की या हमारी, उसको बोलते हैं डर्मा मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब जो भी डॉक्टर त्वचा का, चमड़ी का इलाज करता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। जैसे खास करके अगर कभी किसी को फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली हो जाती है तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो जो त्वचा है, तो चमड़ी में किसी प्रकार की समस्या हो जाना उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। आइटिस मतलब बताइए, आइटिस मतलब सूजन। तो क्या हो गया भाई कि डर्मेटाइटिस। और उसके बाद अगर हम आंखों की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहां पर कंजक्टिवा होता है, तो कंजक्टाइटिस। कान है, कान में क्या हो सकता है भाई,
कान को क्या बोलते हैं? ओटो, तो ऊटाइटिस। कान की जो मवाद आता है कुछ जानवरों में और वो ठीक नहीं होता है, वो भी एक समस्या होती है जब कान से मवाद आता है। तो ये जो समस्या है ये यहाँ हो सकती है। इसमें जो डर्मेटाइटिस है इसका कारण जो है वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और कंजक आँख जो होती है, कभी कभी जो आँख है उस पर एक सफ़ेद फुतली आ जाती है, वो भी एक समस्या होती है। और कभी कभी अंदर वहाँ होता है, कभी कभी आँखें जो हैं उनमें से आंसू गिरने लगते हैं पशु के। तो वो क्यों गिरते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में आंसू गिरने वाले लक्षण भी आते हैं, वो आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। तो हमने जहाँ तक देखा है कि हमने लगभग तंत्र वाली जितनी चीज़ें हैं वो लगभग चर्चा कर ली है, और मुझे लगता है कि लगभग 20-22 बीमारियों के बारे में हमने अभी तक चर्चा कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम बीमारियों के बारे में जैसे चर्चा करेंगे तो हम थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होगी। हम अब कॉजेटिव एजेंट की तरफ जाएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां किस किस चीज़ से होती है। तो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजुआ से कौन सी बीमारी होती है, और जो भी कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं उनसे क्या क्या बीमारी हो सकती है। और बीमारियां और समस्याएं किसके कारण हो सकती है? एक जो समस्या हो सकती है वो होती है मेटाबॉलिक समस्याएं या मेटाबॉलिक कारण, या फिर किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाना, उनके कारण से कुछ समस्याएं होती है, बीमारियां होती है। मुझे लगता है 25-30 नाम और आने वाले हैं, और लगभग ये जो 40 से 50 प्रकार की चीज़ें हैं, ये सब एक्चुअल में ये जो सब चीज़ें हैं ना जो हमने तंत्र में पढ़ी है, ये सब बीमारियों के लक्षण हैं जो तंत्र में दिखाई देंगे हमको। हर बीमारी अपना कोई ना कोई, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया तो वो शरीर में आएगा, वहाँ प्रजनन करेगा, वहाँ बढ़ेगा, और वहाँ से वो अपनी आखिरी अवस्था में पहुँचेगा। तो वो किसी ना किसी तंत्र में ही तो जाएगा, और उसको बढ़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए। तो हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक लक्षण है किसी ना किसी बीमारी के। तो कौन सी बीमारी के कौन से लक्षण आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो और उसके बाद एक कॉजेटिव एजेंट हम भूल गए, प्रोटोजुआ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब से कौन कौन सी बीमारी होती है, आने वाली 2-4-5 क्लासों में मुझे लगता है कि इन विषयों के ऊपर चर्चा हो जाएगी, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे, एक एक बीमारी को पकड़ेंगे, उसको धोएंगे, उसको निचोड़ेंगे, और उसको किस तरह से ठीक किया जाए इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।